नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से नर्सरी बिज़नेस के बारे में वीडियो पूछते थे। आज हम एक नर्सरी में हैं बैंगलोर में। एकलव्य नर्सरी है, जगह का नाम साउथ इंडिया और बैंगलोर में वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर नर्सरी है जो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देते हैं। हमारे साथ है मिस्टर भरत। हेलो भरत जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। सो थोड़ा हमें बता सकते हैं सबसे पहले एक नर्सरी क्या होता है और एक नर्सरी का बिजनेस एज अ बिजनेस इन एग्रीकल्चर कैसा होता है? सर स्टार्टिंग में क्या होता है, नर्सरी बिजनेस है, वो बिजनेस जैसे नहीं करना है, कोई वो कोई दूसरा को सर्व कर ऐसा करना है। क्योंकि हम लोग वो 24 इयर्स हो गया हम लोग स्टार्ट करके। तो पहले जो कस्टमर्स आता है मेरे साथ, मैं पहले वो लोग को एजुकेट करता हूँ वो क्या क्या करना है, कौन सा क्लाइमेट में कौन सा क्रॉप करना है, वो वाटर टेस्ट करना है, सॉइल टेस्ट करना है, और पूरा का पूरा मैं एजुकेट करता हूँ। बाद में वो ड्रिप का बारे में भी बताता हूँ मैं। वो जो कितना वो स्टेज में कितना पानी छोड़ना है, कैसा मैनेज करना है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कब देना है, इंसेक्ट्स कैसा मैनेज करना है, सब मैं सिखा के मैं पौधा देता हूँ। वो सिर्फ वो बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, वो हमारा देश वो इम्प्रूव होना चाहिए, वो हमारा किसान भी अच्छा करना है। वो किसान अच्छा हो गया तो मैं अच्छा होता है। करेक्ट। वो क्या उसके लिए मैं वो अब देख रहे ये पपाया है, ये वाला ये जो हमारा नर्सरी में वो कैप्सिकम है, पपाया है, टोमेटो है, वो चिली, ब्रिंजॉल। अभी हम लोग वो 2 साल से वो ग्राफ्टिंग भी स्टार्ट किया। करेक्ट। वो अभी थोड़ा वो लैंड भी वो थोड़ा डैमेज हुआ है, उसके वजह से हम लोग ग्राफ्टिंग भी स्टार्ट किया। तो ग्राफ्टिंग की तरफ में हाइब्रिड पहले ही से है, अभी धीरे धीरे से वो ग्राफ्टिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। और टोटल मतलब इस कितना एरिया में आप कर रहे हैं सर? पॉली हाउस अभी क्या देख रहे हैं, वो 4000 स्क्वायर मीटर है। अभी ऐसा वाला 4 है और टोटल वो 1500 स्क्वायर मीटर का नर्सरी है हमारा पास। सो हर महीने हम लोग वो कैप्सिकम हर महीने वो 4 लाख कम से कम 4 लाख का पौधा राइज करता है पर मंथ। 4 लाख कैप्सिकम 4 लाख कैप्सिकम 365 डेज हम लोग के पास कैप्सिकम रेडी रहता है। अच्छा, अगर मैं ग्रोअर हूँ जो मतलब खेती स्टार्ट करना चाह रहा है, बहुत सारे ग्रोअर को समझ नहीं आता है कि एक अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मैं कैसे चुनूँ, तो एज अ ग्रोअर आप कैसे एडवाइस करते हैं कि मैं आइडेंटिफाई करूँ कि एक प्लांटिंग मटेरियल अच्छा है या नहीं? सर मैं उन लोग को पहले पूछता हूँ आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा पौधा आपको पहले बनाया और कौन सा पौधा अभी चाहिए। मैं उसको सभी उसका बैकग्राउंड भी चेक करता हूँ, उसको वो कैपेबल है, वो कैप्सिकम ग्रो करने कैपेबल है, मेरे को पता चलता है। नहीं है तो वो क्या है ना, वो मैं एजुकेट करता हूँ मैं को इतना ही प्लांट करना है, इतना पानी देना है। हम लोग अभी क्या होता है, मैं आप आता है मेरे साथ पौधा लेता है, वो आपका नंबर मैं कंपनी वाले से शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि वो का इंटरेक्शन होना ही चाहिए। क्योंकि क्या करना है, कौन सा स्टेज में क्या करना है, क्या प्रूनिंग कब करना है, क्या फर्टिगेशन कब देना है, सब ऐसा चालू रहता है। जैसे मैं एक बार पौधा दिया तो वो एंड नहीं है, वो स्टार्टिंग से एंड तक मैं उसके साथ कम्युनिकेशन में रहता हूँ। तो मतलब जनरली आप कह रहे हैं कि ऐसे कंपनी के साथ जुड़ो जो सपोर्ट भी देते हैं। और जो मतलब ये सीडलिंग्स बनते हैं, इनके सीड्स आप कहाँ से लाते हैं वो बता सकते हैं? वो हम लोग वो डीलर से लेते हैं। तो अभी वो कलर कैप्सिकम सब हमारा वो सूर में लेता है। 3G उसका नाम, वो डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सी कंपनीज है? और रिजवान सीड्स का। अच्छा, रिजवान सीड्स का मैं अभी जो ये नर्सरी में सारा जो कब देगा कितना देखता है वो सब रिजवान ही रहता है। और रिजवान में वो रनिंग है, वो कलर कैप्सिकम है ग्रीन में, अभी रिजवान ही रहता है। अच्छा, कलर्ड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम के लिए रिजवान सीड्स का सीडलिंग। सीडलिंग ये वाला कौन सा है? कैप्सिकम का है? ये कैप्सिकम है। अच्छा, ये वाला अभी कम से कम 10-15 दिन चाहिए, अभी रेडी हो गया उधर। और मैं वो सैपलिंग्स दिखाता हूँ, वो प्लांटेशन के रेडी है। सो ये जो नर्सरी में होते हैं, क्या क्या स्टेज होते हैं क्रॉप के, मतलब स्टेज वाइज समझा सकते हैं थोड़ा? सर वो स्टेज वाइज में मैं पहले वो अभी बीज डाल दिया तो कम से कम डिपेंड होता है कौन सा वैरायटी है, कौन सा कैप्सिकम का लेते हैं। कैप्सिकम का ले गए तो आपको कम से कम 8 दिन चाहिए जर्मिनेशन होने के बाद। जर्मिनेशन होने के तक 8 दिन चाहिए। 8 दिन होने के बाद वो पौधा स्पोर्टिंग होता है ना, तब तक फर्टिगेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 8 दिन लगता है जर्मिनेशन में, फिर फर्टिगेशन में कब का स्टार्ट करता हूँ? 15 डेज बाद में करता हूँ।
और हम लोग क्या है ना, तो दूसरा नर्सरी का क्या डिफरेंस, हमारा नर्सरी को दूसरा नर्सरी को डिफरेंस क्या होता है, मतलब वो ये हम लोग ECPH रेगुलेट करते हैं हम लोग। और कितना वो स्टार्टिंग वो 15 दिन से 0.5 तक 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग EC, और लास्ट तक वो लास्ट फाइनल स्टेज हम लोग 2 तक स्टॉप करते हैं। अच्छा, तो हर स्टेज के हिसाब से ECPH ECPH अलग अलग होता है। PH तो क्या होता है ना, तो 5.5 to 6.5 होना ही नहीं, होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड 5.5 to 6.5 5.5 to 6.5। और EC इसीलिए कम वही स्टेज का से रेस करके जाना है, तो स्टेज बाय स्टेज बढ़ता जाता है सर। ओके ओके, अभी क्या होता है वो 15 दिन का ये 0.5 EC में वो होना चाहिए, और 20 दिन का वो 0.8, और 30 दिन का 0.1 पॉइंट, ऐसा जाके हम लोग बड़ा करके जाता है हम लोग। और कितने दिन बाद ये रेडी हो जाता है फील्ड के लिए, सर ट्रांसप्लांटिंग के लिए? समर में कम से कम चाहिए 40 डेज। 40 डेज। विंटर और रेनी में अब आपको कम से कम 30-35 डेज में रेडी हो जाएगा सर। 30-35 डेज, 40 डेज डिपेंडिंग ऑन द सीजन। डिपेंडिंग ऑन द सीजन, क्लाइमेट। और जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो इसके लिए पॉली हाउस लगाना मैंडेटरी होता है? सर पॉली हाउस लगाना बहुत होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो आप लोग देख रहे हैं वो पॉलीफिल्म भी बहुत मैटर करता है सर। हाँ हाँ। बहुत मैटर करता है, वो यूवी डिफ्यूज्ड होता है, तो बहुत लाइटनिंग है, वो सारा बहुत मैटर करता है। और जब हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बात करते हैं तो सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसे क्या होता है एक नर्सरी के लिए? सर नर्सरी के लिए तो हम लोग अभी कर्नाटक में वो सब अंडर कंट्रोल्ड है, वो हम लोग 30-35 तक स्टैंडर्ड है। 30 to 35। और ह्यूमिडिटी का वो इधर इसको ज़रूरत नहीं सर, ह्यूमिडिटी का उतना वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं नर्सरी। वो ये कैप्सिकम के लिए ह्यूमिडिटी उतना नहीं होता। हाँ। उसके लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं किया था। तो बाकी क्रॉप्स के लिए होता है? बाकी क्रॉप्स के लिए होता है सर। तो यूजली जो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं जो मैंने देखा है कि सेम पॉली हाउस में बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स डाल देते हैं। हाँ सर। तो एक ही पॉली हाउस में आप क्या रिकमेंड करते हैं? 1 से 2 क्रॉप से ज़्यादा नहीं करना चाहिए? सर वो करना नहीं चाहिए सर। अच्छा, सबके ग्रोइंग कंडीशन अलग होते हैं? सबको ग्रोइंग कंडीशन अलग होता है, मेंटेनेंस अलग होता है। एक क्रॉप के लिए वो लाइट ज़्यादा चाहिए, एक क्रॉप के लिए कम चाहिए। वो लोग क्या ये एक आदमी क्या करता है, एक साइड में ये बनता है, क्या बोलते हैं, कैप्सिकम बनाता है, एक साइड में पौधा क्या बोलते हैं, फ्लावर बनाता है। फ्लावर को लिए ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, इसको थोड़ा लाइट चाहिए। और ये जो हम इसका बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट का, इसका सबस्ट्रेट का मिक्स क्या होता है इसमें? सर वो ये भी वो ये जो क्या देख रहे हैं ना अभी, ये वो कोकोपीट नहीं है, पीट मास है। पीट मॉस? पीट मास है। ये थोड़ा रेडी नहीं होगा, मैं वो लाइक इधर दिखाता हूँ। चलता है। आप इधर क्या देख रहे हैं, रेडी फॉर प्लांटेशन सैपलिंग्स। ये रेडी फॉर प्लांटेशन है। कितना दिन ओल्ड है? ये 35-40 डेज हो गया। आप देख सकते हैं वाइट रूट डेवलपमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, कितना शानदार वाइट रूट डेवलपमेंट है। ये कौन सा सबस्ट्रेट है? सो ये वो बोलते वुड फाइबर है, वो 60 वुड फाइबर प्लस कोकोपीट मिक्स है। वो 60% वुड कोकोपीट है एंड 40% वुड फाइबर है। क्योंकि वुड फाइबर में क्या होता है, वो पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा रहता है, एरिएशन मिलता है रूट के लिए। तो कितना ये रूट एरिएशन मिलता है उतना रूट एक्टिवेट होता है। वो कोकोपीट में क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होता है तो रूट्स उतना डेवलप नहीं होता। अच्छा। उतना वो तो कितने रूट नहीं डेवलप नहीं हो गया तो डैम्पिंग ऑफ आता है। वो पानी ज़्यादा हो गया तो ये विंटर में बहुत डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम बहुत आता है, क्योंकि उतना सनलाइट नहीं रहता है। पानी एक गलती से भी थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो डैम्पिंग ऑफ आ जाता है। करेक्ट। तो वहाँ हमने देखा 8 दिन से 15 दिन। 15 दिन के बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें आने में 40 डेज टोटल। ये जो ये पौधा देख रहे हैं, ये 40 डेज का है, आप लोग देख सकते हैं। रेडी फॉर ट्रांसप्लांट। ये रेडी फॉर प्लांटेशन, रेडी फॉर ट्रांसप्लांटेशन। और इसका जो सबस्ट्रेट मिक्स हमने कहा 60% कोकोपीट, 40% वुड फाइबर। जो कोकोपीट और ये वुड फाइबर सेलेक्ट करते हैं उसको सही सिलेक्शन कैसे किया जाता है? एरेशन देखना होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखना होता है? हाँ सर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी देखना चाहिए। पहला जो सबस्ट्रेट देख रहा है तो उसको ईसी देखना है। अच्छा, सबस्ट्रेट का भी? जितना ईसी कम है तो उतना अच्छा होता है। इतना ईसी ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, वो जर्मिनेशन नहीं होता। सबस्ट्रेट का कितना ईसी होना चाहिए सर? लेस देन 0.2। लेस देन 0.2। समझ गया। लेस देन 0.2 हो गया तो आपको अच्छा जर्मिनेशन भी आएगा और मेंटेनेंस के लिए यूनिफॉर्मिटी रहता है। जो कि आप देख रहे हैं
तो कितना यूनिफॉर्म है। अब इधर वहाँ ये सारे कैप्सिकम के ये यहाँ सारे पे हम कैप्सिकम है, ये कितना यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं आप। और सारा सर यूनिफॉर्म में आता है। इसका कारण है आपका सबस्ट्रेट का मिक्स, सीड सिलेक्शन हाँ सर, और क्या है वो फर्टिगेशन। फर्टिगेशन। तो भरत भाई 2 क्रॉप हम देख रहे हैं, सबसे पहले कैप्सिकम हाँ सर, और दूसरा पपाया। हाँ सर। आप जैसे कि आपने बोला कि इसके ग्रोइंग कंडीशन सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। तो जो पेस्ट अटैक्स आते हैं और फर्टिलिगेशन होता है वो आप कैसे मैनेज करते हैं अलग अलग वैरायटीज़ पे और अलग अलग स्टेज पे भी? सर वही सर, वो मैं क्या कहता सुबह वो उठ के तो सभी फार्म 2-3 बार आने वो देखना होता है। वो भी ज़रूर है, क्योंकि वो लाइव प्लांट्स है। वो 1 घंटे में अच्छा रहता है और 1 घंटे में कोई होगा क्या होता है उसको पता है, वो एक इसको पता नहीं चलेगा। उसके लिए हर दिन में और 4-5 बार वो नर्सरी राउंड किया तो किसको क्या देना है। क्योंकि अभी इधर ही देख सकते हैं सर, इधर पानी ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, इधर का डालेगा तो फिर इधर का डंपिंग अप आ जाता है, ज़्यादा पानी हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होता। उसके लिए कि किधर चाहिए वो खुद करेगा तो इधर नहीं, ज़रूरत नहीं, सिर्फ इधर डाल के ऐसा सब वो सारा वो लाइक माइन्यूट भी हम लोग ही देख सकते, हम देखना पड़ेगा, हम लोग ही वो लोग को बोलना है। क्योंकि लेबर लोग वो क्या बोलते हैं, हम लोग पानी डाला है तो सारा डालता है, ऐसा हम लोग खुद ही नोटिस करना है। तो बहुत ही वैल्यूबल लेसन है कि जो लोग खेती में भी आना चाहते हैं, नर्सरी में भी आना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व होना डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। और जो नर्सरी बिजनेस में होता है उसमें पेस्ट के इश्यूज आते हैं, सारा आता है सर। कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैं ट्रैप्स देख रहा हूँ यहाँ पे सर, हम लोग ये तो बेसिक है। हाँ, ये तो बेसिक रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोग सारा वो पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ। कितना कॉस्टली में लाइक आपको दे दिया तो उतना कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए ये बेसिक होना चाहिए। ये बेसिक हो गया तो ये सब 21 टाइप से वो येलो वाला आप देख सकते हैं। हाँ। वो ब्लू वाला थ्रिप्स के लिए, येलो वाला वाइट फ्लाइज के लिए। हाँ। ऐसा वो एक डाल दिया तो हम लोग वो पेस्टिसाइड कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि हम लोग क्या लेता है ना, वो प्रिकॉशंस पे लेते हैं हम। प्रिकॉशंस पे इस पे सर सबको प्रिकॉशंस पे लेना ही पड़ेगा। आने के बाद करने हैं तो वो अलग है, आने के पहले हम लोग प्रिकॉशन ले लिया तो थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। और जो फर्टिगेशन आप दे रहे हैं, हर क्रॉप का स्टेज अलग है, अलग अलग क्रॉप पे स्टेज वाइज आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं? ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं सर। हम लोग पास फर्टिगेशन मिशन है, यूनिट है। उसके बारे में वो हम लोग सेट करता है कितना EC कितना pH, उसका वो उतना ही लेके वो आपको हम लोग मैन्युअली देता है। वो पाइप है, उसको शॉवर में मैन्युअली देता है हम लोग। तो क्या बिना ऑटोमेशन के लोग जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं इसको? सर क्या है ना सर, वो लोग को पहला EC pH में पता चलेगा तो वो लोग इसमें कर सकता है। क्योंकि वो 200 लीटर का टैंक में तो 2 EC में दे तो कैसा देते हैं लोग, वो लोग को पता नहीं। उसके लिए वो लोग ऑटोमेशन बिना कोई आगे वो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत डिफिकल्ट है सर। करेक्ट। चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं वहाँ पे। 1-2 बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये टाइम बचाने के लिए, रिसोर्स बचाने के लिए, तो हम वहाँ बढ़ के देखते हैं। चलिए तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है सीडलिंग ट्रेस के मूवमेंट के लिए। तो इसको लगाने के पीछे पर्पस क्या था? क्या लेबर कॉस्ट आपका इससे सेव होता है? सर लेबर कॉस्ट का पहला का लेबर कॉस्ट है, सेकेंड टाइम है। ये कम से कम इधर से लास्ट तक लेके जाने के बहुत टाइम होता है, लोडिंग के लिए बहुत टाइम होता है। उधर बीज डाल दिया तो वापस लेने के लिए बहुत टाइम लगता था। उसके लिए हम लोग कन्वेयर बेल्ट लगवाए हैं, क्योंकि टाइम भी कम से कम 1 घंटे लेता है लोड करने के लिए। ये इस्तेमाल करने के बाद 15 मिनट्स में लोड हो जाएगा। अच्छा, उस टाइम में 45 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसके लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। आप देख सकते हैं। हाँ। ये दोनों साइड आता है। एक साइड इधर रखे तो हाँ, आराम से वो लास्ट तक जल जाएगा। बढ़िया है, लास्ट तक जाएगा आराम से। ये दोनों साइड चलता है। तो वहाँ किसी को रहना होता है या नहीं, वो बीच में बीच में रहता है एक आदमी, इधर शिफ्ट किया तो लास्ट तक जाएगा। और ये सिस्टम लगाने का आपका कितना कॉस्ट था? सर अभी वो कम से कम 8 लाख कुछ हो गया सर आसपास। बट आई एम श्योर ये लगाने से आपने जो लेबर का कॉस्ट और टाइम बचाया वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी, प्रोडक्शन के लिए बहुत टाइम मिलता है ना सर। समझ गया। 45 मिनट, 1 घंटे में 40 मिनट्स प्रोडक्शन लिए टाइम किया तो हम लोग और ज़्यादा पौधा राइज करना है। करेक्ट। तो भरत भाई, यूजुअली मतलब एक सीडलिंग का कॉस्ट क्या होता है, क्या रेंज होता है?
और एक कैप्सिकम सीडलिंग अगर मुझे खरीदना है उसके भी अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं ग्रोअर के लिए, उसका कॉस्टिंग और 1 एकड़ में कितने लगते हैं वो भी बता सकते हैं? सर कॉस्टिंग बारे में बताया तो दूसरा का नर्सरी कंपेयर किया तो ₹1 ज़्यादा ही रहता है हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग पहले वो बड़ा ट्रे में रहते, कैविटी 60 mm का कैविटी में करता है। 60 mm कैविटी? 60 mm है वो, साइज 60 mm है वो। एक ट्रे में कैविटी 77 रहता है। 77 कैविटी? 77 कैविटी रहता है। उसका कोई रीज़न होता है कि 77? 77 क्यों होता है तो आप लोग इधर देख सकते हैं, एरिएशन बहुत है। गैप एक प्लांट के लिए गैप रहता है, इसके लिए दे दिया तो वो एरेशन तब अच्छा हो गया तो क्वालिटी भी अच्छा आएगा, स्टेम भी हार्डनिंग हो जाएगा। वो ये वाला उसके लिए हम लोग ये सिर्फ वो कलर कैप्सिकम ये का जो कि क्या देखा है कलर कैप्सिकम में ये वाला वो ₹10 30 पैसा में होता है। ₹10 30 पैसा पर वो एक सैपलिंग है। और 1 एकड़ में कितने सैपलिंग सर 1 एकड़ में आप दो किया तो 2 जिगजैग में किया तो 11,500 कम से कम होता है। सिर्फ सिंगल लाइन बनाया तो 8,000 कुछ आसपास होता है। अच्छा, तो 8,000 to 11,000 रफली 1 एकड़ में 1 लाख रुपीज़ का कॉस्टिंग। हाँ 1 लाख चेंज आता है। 1 लाख चेंज के आसपास 1 एकड़ के लिए लगता है। और एक और जो ध्यान में रखने वाली बात है कि 77 कैविटी आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि स्पेसिंग अच्छा हो और उसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, रूटिंग भी ज़्यादा रहता है। हाँ। 98 कैविटी में इतना रूटिंग आप नहीं देख सकते। और इसका डेप्थ कितना होता है? सर ये वो 30 होता है। 30। और एक और चीज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ नर्सरी का प्रिपरेशन रेज्ड बेड्स पे हो रहा है। भरत भाई इसका क्या एडवांटेज होता है? बहुत जगह मैं गया हूँ, देखा हूँ कि ज़मीन पे वो करते हैं नर्सरी, ऐसे करने का क्या एडवांटेज होता है? सर वो क्या होता है ना, वो पीछे क्यों नहीं रखता है हम लोग तो एक लेवल नहीं होता है, वो अप्स एंड डाउन्स होता है। क्योंकि पानी में हम लोग कोई डाल दिया तो भी उधर ही स्टैगनेंट होता है, क्योंकि उसमें स्टैगनेंट हो गया तो सॉइल डिसीज भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके वो अवॉइड करने के लिए हम लोग रेस बेड बनाए। उसके क्या होता है, इसको पानी है पौधा है कोई बाई मिस्टेकली वो पानी ज़्यादा हो गया तो पानी एक्सेस का पानी नीचे गिर जाएगा। बाद में एरिएशन भी बहुत अच्छा मिलता है। जो कितना एरिएशन पौधा को मिलता है उतना क्वालिटी उतना अच्छा पौधा आता है। इसका क्या हाइट होना चाहिए? सर ये वो 1 फीट होता है। 1 फीट से 1। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, 2 तरीके के प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं, एक है ब्लू कलर का और एक है वाइट कलर का। हाँ सर। और साथ ही साथ ये शेड नेट भी आपका एक सिल्वर कलर का है, तो हाँ सर। ये डिफरेंसेस समझा सकते हैं, ब्लू में क्या है, वाइट में क्या है, और ये सिल्वर शेड नेट रेगुलर शेड नेट से कैसे डिफरेंस सर हम लोग वो पहला हम लोग वाइट शेड नेट यूज़ कर रहा था। हाँ। उसका वाइट नेट में वो विनेगर यूज़ कर रहा था, उसके लिए बहुत हम लोग का एडवांटेज बहुत था, क्योंकि क्या होता है इंटरनोडल ज़्यादा नहीं होता है, एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होता था, वो बहुत लाइट आना था। वो कितना पौधा के लिए कैप्सिकम के लिए वो पौधा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत लाइट बहुत आ रहा था। वो क्या बोलते हैं यूवी डिफ्यूज था, क्योंकि वो वाला अच्छा, क्योंकि वो स्टॉक नहीं है तो ब्लू वाला लगाया है। इसमें भी वही बोला, उतना डिफरेंस था हम लोग नहीं बनाया नहीं देखा। फिर वाइट वाला में विनेगर में बहुत आता था। और ये जो सिल्वर नेट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसमें और रेगुलर शेड नेट में आपको क्या सर रेगुलर शेड नेट है, एल्यूमिनेट है, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि एल्यूमिनेट क्या होता है, कम से कम 4 डिग्री टेम्परेचर आपको कम कर सकता है, क्योंकि इसमें ये यूनिट यूज़ करने के बाद वो शेड आता है, उसके वजह से वो लैंड की ग्रोथ भी नहीं आता। सिर्फ वो कम से कम टेम्परेचर कम करता है बिना, वो प्लांट्स को अनवांटेड ग्रोथ नहीं देता है। क्योंकि एज इट इज़ वो कितना वो ओपनली कितना दे देता तो उतना ही ग्रोथ, उतना क्वालिटी, उतना ही अच्छा पौधा आ जाएगा। तो दूसरा शेड नेट डालेगा तो डार्कनेस हो जाएगा, डार्कनेस हो गया तो क्वालिटी नहीं आता, वो स्टेम हार्डनिंग नहीं होता। वो दूसरा वो शेड नेट डालेगा तो इससे जो आपका सीडलिंग का क्वालिटी है वो भी बेहतर हो रहा है। हाँ सर। और टेम्परेचर कम होने के कारण कम दोस्तों चलिए अभी देखते हैं इनका यूनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और साथ ही साथ फर्टिगेशन कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया यहाँ ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कैसे ये हो रहा है वहाँ बढ़ के देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको कभी पहले नहीं देखा होगा। हम फार्म में हैं, वहाँ से यहाँ आके आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। भरत भाई थोड़ा समझा सकते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्या है, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं इसको? पहले बताने के लिए भूल गए सर। सिर्फ नर्सरी में सक्सेस होना है तो रेन वाटर ज़रूरत है, वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरत है। ये तो रेन वाटर है, वो गॉड गिफ्ट जैसे सर। वो EC pH सारा न्यूट्रल रहता है, वो कम से कम पौधा बहुत अच्छा आता है। हम लोग सोचा था वो रेन वाटर बनाना है तो सब बना दिया, क्योंकि सर आप
उसका पास कितना लैंड है तो वो मैटर नहीं होता है, जितना लैंड में कैसा यूज करता है वो मैटर होता है। सर ये आप जो क्या नीचे देख रहे हो वो पिलर नहीं है, एक पिलर भी नहीं है, एक पिलर भी नहीं है, एक पिलर भी नहीं है। उसके लिए उस ऐसा प्लान करके हम लोग बना दिया। बाद में ये पॉलीहाउस है वो थोड़ा बहुत लंबा हाइट है, हाइट ज़्यादा है, क्यों इतना हाइट बना दिया तो एरिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी ना जो जो इतना आता है उतना हवा आके बाहर जाने के लिए ऐसा बना दिया। क्योंकि हम लोग वो गटर से पूरा पानी आता है, तो ये बहुत ये पानी के लिए ये बहुत हम लोग अच्छा जुगाड़ है। अच्छा क्या डेप्थ पे है ये नीचे आपका सर? पॉन्ड? ये कम से कम वो 15 फीट है। 15 फीट। 15 फीट है। और क्या आप रेकमेंड करते हैं जो भी बिगिनर्स जो आ रहे हैं खेती में, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए? सर ज़रूर सर, जो कितना सर बाद में पानी बारिश का पानी में वो आपको इनसे वो स्प्रेइंग करता है ना, उतना अच्छा मिक्स हो जाता है। बोरवेल पानी में इतना नहीं मिक्स होता क्योंकि इसी बहुत रहता है, ठीक से अच्छा से मिक्स नहीं होता है। आप लोग इसमें करके देख लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोग आरओ प्योरीफायर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, ये फ्री में ये मिल रहा है, क्योंकि वो क्यों यूज़ करना, आरओ जैसे ये रहता है। तो किसान भाइयों दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले कि रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो यदि आप खेती करना चाह रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर करें, और अगर पॉसिबल है ऐसा जुगाड़ कोशिश करें, बट नहीं तो बेसिक सा एक पॉन्ड बनाएं जहाँ से आप अपनी खेती के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आखिरी पार्ट में चलते हैं, जहाँ हम समझेंगे फर्टिगेशन और इरिगेशन कैसे मैनेज हो रहा है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कैसे ECPH को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहे हैं। तो यूनिट में बढ़ते हैं। सो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी एरिया है किसी भी पॉली हाउस, किसी भी फार्मिंग में, जो आपका इरिगेशन और ऑटोमेशन यूनिट होता है। भरत भाई, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे मैनेज होता है यहाँ से ECPH न्यूट्रिशन, थोड़ा समझा सकते हैं? सर इधर आप कोई फार्मर्स 2 एकड़ का ज़्यादा फार्मिंग कर रहा है तो ये फर्टिगेशन मशीन लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेशन लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पौधा बड़ा होने के तक आप लोग को ECPH और रेगुलेट करना ही पड़ेगा। और वो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। हम लोग स्टेज बाय स्टेज अभी इधर सेट किया था हमें, वो 0.5 EC 1.5 EC प्रेजेंटली आप दे सकते हैं, 1.5 EC है, APH है 6.5 है। ऐसा ये रेगुलेट होना रहता है। ये कौन से क्रॉप के लिए? ये कैप्सिकम के लिए। अच्छा, तो यहाँ से डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू? डायरेक्ट पाइपलाइन से वो वॉल में हो जाता है। वो एक आदमी लगाएगा तो कम से कम मैन्युअली डालता है। ये 3 टैंक है, आप देख सकते हैं। वो कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है। ये वाला एसिड है, क्योंकि एसिड है, वो pH ज़्यादा हो गया तो ये रेगुलेट करता है। एसिड pH को रेगुलेट करता है? एसिड pH को रेगुलेट करता है, क्योंकि बाद में ये एसिड क्या ऐसा होता है तो रूट फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है। उसके लिए हम लोग ये वाला एसिड है, वो वाला कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है। कितना चाहिए हम लोग कंपोनेंट रहता है। वो ये कैप्सिकम के लिए अलग है, वो पपाई के लिए अलग है, वो EC भी अलग है, pH पे अलग है। ऐसा हम लोग सेट किया तो इधर आगे मैनुअल भी बार बार आने के चक्कर नहीं के लिए ज़रूरत नहीं। एक बार ऑफ हो गया तो ये भी इधर ऑफ हो जाएगा। तो ये दोनों टैंक में क्या है? ये दोनों हम लोग का कंपोनेंट्स है। तो क्योंकि अभी इधर आप देख सकते हैं केमिकल है, अभी MAP चाहिए। ये कौन से क्रॉप को जा रहा है? ये वाला कैप्सिकम और ये वाला पपाया? वो वाला पपाया। ऐसा नहीं है, वो वाला भी आप चाहिए तो पपाया कैप्सिकम को भी डाल सकते हैं, पपाई को भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक स्टेज में होता है। समझ गया। तो ये आपका एसिड टैंक है, ये आपका दोनों फर्टिगेशन के टैंक है। पाइपलाइन के थ्रू आप उसको कर रहे हैं, और वो आपका मिक्सिंग टैंक है। समझ गया। और ये जो पैनल्स यहाँ हम देख रहे हैं, इसके बारे में क्या? ये ब्लोअर है, क्योंकि अभी शाम को टाइम हो जाएगा, ये ऑफ करेगा। क्योंकि बार बार हम लोग मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑन करे तो ये मिक्स हो जाएगा ऐसा। ये ब्लोअर है, आप लोग देख सकते हैं, इधर ऑटोमेटिक वो मिक्स हो जाएगा केमिकल। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक मिक्स हो रहा है ब्लोअर से। समझ गया। दोस्तों, यहाँ हम इरिगेशन यूनिट के पास आए, बाजू में ये बहुत सुंदर सा एक ऑर्नामेंटल यूनिट भी है। ऑर्नामेंटल्स का एज अ बिजनेस क्या पोटेंशियल है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, ब्रीफली भरत भाई ये भी थोड़ा समझते हैं। चलिए हमारे साथ। तो भरत भाई, थोड़ा ऑर्नामेंटल्स के बारे में समझा सकते हैं? बहुत सारे लोगों का मानना है ये भी एक अच्छा बिजनेस है। इसका नर्सरी आप खुद कर रहे हैं, इसका प्रोसेस कैसा है, क्या आप इसको डायरेक्टली बेच रहे हैं, थोड़ा समझा सकते हैं? सर ये हम लोग स्टार्ट किया क्योंकि वो लोकल लोग बहुत ज़्यादा आता है। बाद में इधर डेवलपमेंट भी सारा आ रहा है।
तो हम लोग ये भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए प्लान किया था। अभी इसका ये 1 साल हो गया। पर मैं ये सिर्फ ये नहीं कर रहा, हम लोग वो वेडिंग के लिए गिफ्ट भी बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। उससे क्योंकि वो आप लोग बॉके दे दिए थे, कम से कम 2-3 दिन रहता है, बाद में फेंकना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, वो हम लोग पॉट जैसे लाइव प्लांट्स दे जाए तो उसको मेमोरी ज़्यादा पकड़ता है। अब किसी आदमी को कोई रिलेटिव्स आ गया तो उसको गिफ्ट पॉट देना है, लाइव प्लांट्स देना है, लाइव प्लांट्स फ्लावर पॉट्स देना है, तो बहुत अच्छा चलता है। उसके लिए आप लोग उधर देख सकते हैं, उधर सारा पॉट्स भी है। उसके लिए हम लोग गिफ्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा कर रहे हैं। वो एग्जांपल मैं अभी लेके आया था सब, आप ये देख सकते हैं। आप लोग ये गिफ्ट के लिए बहुत सुंदर रहता है। समझ गया। और इसका प्लांट का प्रिपरेशन कैसे होता है? ये टिश्यू कल्चर से होता है? ये टिश्यू कल्चर से होता है सर। तो ये आप लोग मंगाते हैं कटिंग्स? हाँ, कटिंग्स मंगाते हैं। वो कब पौधा रेडी पौधा बना मंगाते हैं। अच्छा, और इसको बस आप लोग हम लोग ये देख के हम लोग थोड़ा मेंटेन करना है। और इसके लिए जो ग्रोइंग कंडीशंस में देख रहा हूँ यहाँ थोड़ा ठंडा है, ये थोड़ा ठंडा ही रहना ही पड़ेगा सर। ये क्या जो देख रहे हैं वो सारा इंडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट्स के डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए। अच्छा। तीरा कितना लो का टेम्परेचर में रहता है तो उतना अच्छा जाएगा। समझ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, टिपिकल एग्रीकल्चर से थोड़ा हट के है ये। हम ऑर्नामेंटल यूज़ के लिए, जो घर में लगाने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए, तो ये सिंपल सा चीज़ है। आपको खुद मतलब प्रोडक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। आप टिश्यू कल्चर प्रोक्योर करके ऐसे एक अच्छे तरीके से नर्सरी सेटअप कर सकते हैं, गिफ्टिंग यूनिक पॉट्स में कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। भरत भाई, आपके टाइम के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे किसान भाई और बहनों, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको एक रिकमेंडेशन देना है कि अगर वो खेती में आना चाह रहे हैं, अगर वो प्लांट खरीदना चाह रहे हैं या कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? सर, क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, तो आप उसको, अब जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, क्या करना है, उसके बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। कम से कम हम लोग क्या गलती करता है, यंगस्टर क्या गलती करता है, तो वो कर दिया, मैंने भी करेंगे। वो भी किया, वो भी कुछ नया ले लिया, मैं भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है सर। तो उसके वो जो क्यों ले रहा है उसका बारे में को पहले जानना है। पहले पढ़ाई करो, अपना रिसर्च करना है। बाद में बेसिक आना चाहिए। खेती करना है तो सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट करना है। वो सारा वो हम बेसिक से जाएगा तो सक्सेस रेशियो बहुत आता है। और ईगो से किया तो थोड़ा फेल्यूर ज़्यादा होगा। करके दिखाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है सर। करेक्ट। फार्मिंग में क्या होता है, हर दिन नया सीखता है। सही बात है दोस्तों। बहुत ज़रूरी चीज़, पहले पढ़ाई करिए, फिर अपना टेस्टिंग करिए, और फिर अगर आपको सही में पैशनेट है तभी खेती में आप आइए। आसान बिजनेस नहीं है, ये भी काफ़ी सालों से कर रहे हैं तब आके यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। एंड इसी के साथ वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीख मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आगे आप क्या देखना चाहेंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।